Okay, so now voice is clear. Yes, sir. ओके, देखो ईएसपी का मतलब क्या है? देखो ईएसपी का मतलब है एसेंशियल स्टडीज फॉर प्रोफेशनल्स, यानी हम जो हमारी डोमेन नॉलेज लेते हैं, यानी जैसे आप लोगों ने बीबीए कोर्स में एनरोल किया है, कोई बीटेक कोर्स में एनरोल करेगा या कोई बीसीए कोर्स में एनरोल करेगा, तो इसका मतलब वो अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड के अलावा भी कुछ इसेंशियल स्किल्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फॉर ए बेटर ग्रोथ इन प्रोफेशनलिज्म और फॉर ए बेटर प्रोफेशन हमें कुछ इसेंशियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इसेंशियल स्किल्स जो होती है वो क्या 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 हो सकती है? जैसे एनालिटिकल स्किल्स हो गई, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, ठीक है, वर्बल या फिर रिटर्न में इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये सारी स्किल्स जो होती है ये आपके काम में आती है ईएसपी एंड एसडीपी सब्जेक्ट में। अब यहाँ एसडीपी को बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये जो भी सेशंस की, जिन सेशंस की आप थ्योरी क्लास ले रहे हैं, इनकी अगर कोई लैब क्लास लगेगी या इनके अगर कोई सेशन लगेगा तो उस सेशन को बोलते हैं एसडीपी, यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें छोटे छोटे सेशंस होते हैं, जैसे मान लो पब्लिक स्पीकिंग के लिए अलग से एक सेशन हो गया, ठीक है, इंग्लिश के लिए अलग से सेशन हो गया, कोई रिटर्न एंड वर्बल इंग्लिश के लिए कुछ अलग से सेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए एक अलग से क्लास हो गई। ठीक है, तो वो आपकी एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। ठीक है, तो वो एक इसेंशियल स्किल्स होती है। तो उसके रिगार्डिंग जो है ना, ये वाला सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अब ये क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की? देखो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि when you will willing to appear in government job exam, or as we can say in placement exam, this portion is very much useful। देखो अगर मान लो आप लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप प्लेसमेंट के एग्जाम में बैठना चाहते हो, जैसे कॉलेज में फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर में आपके प्लेसमेंट एग्जाम्स लगेंगे, कंपनीज आएगी, उनके लिए प्लेसमेंट के एग्जाम होंगे, तो उनमें भी ये वाला जो सब्जेक्ट है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपकी गवर्नमेंट जॉब में जो प्रिपरेशन रहेगी उसके लिए भी ये वाला सब्जेक्ट जो आपका है वो हेल्पफुल रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को क्या किया है कि पर सेमेस्टर वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया है, यानी इस सेमेस्टर में कुछ कुछ पोर्शन आएगा, अगले सेमेस्टर में कुछ और, उसके बाद कुछ एडवांस वर्जन, और उसके बाद काफ़ी और एडवांस वर्जन। देखो इस ये जो सब्जेक्ट है इसको इनकॉर्पोरेट करने का, यानी इसको सिलेबस में लाने का मेन मतलब ये है कि जैसे आप अगर फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में चले जाते हो, ठीक है, फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में जाते हो, तो कॉलेज आपको क्या करता है, प्लेसमेंट एजेंसी से आपकी प्लेसमेंट की क्लासेस लगवाता है। ठीक है, वो क्लासेस होती है आपकी एक मंथ तक चलती है फॉर 6 आवर्स। ठीक है, मे बी फॉर 5 और 6 आवर्स ईच डे, है ना, हर दिन जो है आपकी 5 से 6 घंटे की क्लास लगेगी जब आप फाइनल ईयर में चले जाओगे। लेकिन अगर एकदम से आप लोग वो वाली चीजें पढ़ोगे, एकदम से आप लोग जब प्लेसमेंट एजेंसीज वाली चीजें पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ आपको सिलेबस के अंदर अक्वायर्ड रहेगा, ताकि आप लोग जो है उसको धीरे धीरे कैच कर सको, ताकि फाइनली जब आप एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट क्लास के लिए बैठो तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करो। ठीक है, आप हैबिचुअल हो जाओ इन सब चीजों से। तो देखो पीपीटी आप सब लोगों को विजिबल है? Yes, sir. ओके, देखो सिलेबस ऑफ ईएसपी एंड एसडीपी, इसका कोड है जीएससी 101, लेकिन आपके वाले सब्जेक्ट में इसका कोड है बीबीए 106। दिस इज सेम, है ना, ये सेम है सबके लिए। ठीक है, आपके वाले में कोड है बीबीए 106, ये यहाँ पर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो देखो इसमें क्या होता है, हमने 4 मॉड्यूल्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्दर हमने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, सिलेबस को। तो उसमें फर्स्ट मॉड्यूल क्या है? फर्स्ट मॉड्यूल है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? देखो जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास, ठीक है, मैथमेटिक्स जो भी हम पढ़ते हैं फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहलाती है। इन दिस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में क्या है, चार
ये अपना माइक बंद करना जिसने भी चालू कर रखा है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में क्या है, हमारे पास में 4 टॉपिक्स हैं, मतलब 4 से ज़्यादा भी हैं, पर एट ए ग्लिम्स के लिए आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई के लिए 4 टॉपिक्स। वन इज नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज LCF एंड HCF ऑफ नंबर्स, थर्ड वन इज एवरेज एंड परसेंटेज, एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या होगा, हर टॉपिक के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ टाइप्स और टाइप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो नंबर सिस्टम पे आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से हो गया। डिविजिबिलिटी का टेस्ट हो गया कि जैसे 4 या 5 डिजिट का कोई नंबर लिखा हुआ है, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स का हो गया, LCM HCF का हो गया। एवरेज एंड परसेंटेज के ऊपर भी काफी टाइप्स हो गए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज हो गई, बोलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद में एज कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद पॉपुलेशंस के लिए देखते हैं परसेंटेज पे, डिप्रिशिएशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग टॉपिक्स हो गए। तो ये आपके सब मॉड्यूल 1 में कवर हो गए। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है, नाउन, उनके एग्जाम्पल्स, रूल्स एंड एप्लीकेशन, फिर प्रोनाउन, उनके एग्जाम्पल एंड रूल्स एंड एप्लीकेशन। थर्ड वन इज वर्ब्स, काइंड ऑफ वर्ब्स, उनके रूल्स एंड एग्जाम्पल, ऐसे ही टेंसेस आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ जाएंगे, उनके रूल्स एंड एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। देखो मॉड्यूल 3 है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अपने पास 4 पोर्शन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो देखो हर एक मॉड्यूल के लिए आपको एक अलग फैकल्टी असाइन है। ठीक है, आपको एक अलग अलग फैकल्टी, पर मॉड्यूल आपको अलग फैकल्टी आएगी पढ़ाने के लिए। फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक अलग फैकल्टी है, फॉर लॉजिकल रीजनिंग अलग फैकल्टी है, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास एक अलग फैकल्टी। ठीक है, तो देखो आई विल टेक योर मॉड्यूल 3 में आपका मॉड्यूल 3 वाला जो सेक्शन है वो लूंगा लॉजिकल रीजनिंग का। इन दिस आवर फर्स्ट टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग जब हम टॉपिक पे जाते हैं तो क्या है ये टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, और कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो देखो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज कोडिंग एंड सेकंड वन इज डिकोडिंग। यानी पहला पार्ट कोडिंग का है और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट जो है वो है डिकोडिंग का। पहला कोडिंग है और दूसरा जो है वो है डिकोडिंग। अब देखो देखो कोडिंग क्या हो गया, इन सिंपल लैंग्वेज के हम कोडिंग को क्या बोलते हैं कि देखो जैसे अगर मान लो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ गिवन अल्फाबेट एंड डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स इट मींस इट्स कॉल्ड कोडिंग। वैसे अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो देखो नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पार्ट ए है आपके पास। ठीक है, ये कोई पार्ट ए है, इस पार्ट ए वाली किसी चीज को या किसी वर्ड को या किसी अल्फाबेट को पार्ट बी में चेंज किया है। पार्ट ए को आपने पार्ट बी में चेंज किया है। ठीक है, पार्ट ए इज रिप्लेस्ड इनटू पार्ट बी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोडिंग। कि आपने कोई 2 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ चेंज कर दिया, तो ये हो गया इसकी कोडिंग, यानी इसको इसकी जैसे बना दिया तो कोड हो गया। नाउ व्हाट इज डिकोडिंग, तो देखो जब भी किसी एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ चेंज किया जाता है, ठीक है, वेन एवर वन पार्ट इज चेंजेस इनटू अनदर पार्ट, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा तभी तो ये चेंज हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा तभी तो ये चेंज हुआ, तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करना कहलाता है डिकोडिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिकोडिंग, डिकोडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी तीसरे वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी तीसरे वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो डिकोड कोडिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई पार्ट ए है वो पार्ट बी में चेंज हो रहा है, वो हो गई उसकी कोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि पार्ट ए से पार्ट बी में चेंज होने के लिए जो अरेंजमेंट किए गए हैं, ठीक है, जो अरेंजमेंट किए गए हैं पर्टिकुलर लेटर के अल्फाबेट के, उसको बोला जाता है डिकोडिंग। और डिकोडिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा वर्ड भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आए। देखो
तो जैसे एक आपको मैं अगर एग्जांपल दे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताऊं तो देखो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो कि जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने टेररिस्ट की और नॉर्मल एक मूवी देखी, ठीक है, टेररिस्ट और अपना फोर्स की एक मूवी देखी। तो देखो उसमें क्या होता है, टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं, ठीक है, कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या करती है, उन कोड वर्ड्स को डिकोड करने का काम करती है, यानी वो उनको अरेंजमेंट देखती है उनका कि ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस बारे में कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सब देखा जाता है। तो उस ऐसे उसको बोलते हैं डिकोड करना। उस डिकोडिंग के बेसिस पे क्या होगा, अगर उन्होंने डिकोड कर लिया तो वो जो बाकी बचे हुए मैसेजेस हैं वो उनको भी डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा काम यही होता है कि हमें किसी क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए पार्ट बी में चेंज होता है वो मिलता है, फिर उसकी हमें डिकोडिंग चेक करनी होती है कि कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, इसके अंदर क्या अरेंजमेंट हुआ है, और उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखो अब है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कितने टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, तो वो होती है नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, मिक्स नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड सिंबल कोडिंग, ठीक है, इतने टाइप की हो सकती है। अब देखो नंबर्स, ये कोडिंग डिकोडिंग में आगे जाने से पहले हमें जो है ना बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए सबसे बेसिक चीज होती है अल्फाबेट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स का नंबर, यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से कितने नंबर पे आता है। जैसे बी कितने नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, एल कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, तो ये इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो अल्फाबेट ऐसे आते हैं ना, इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोला जाता है। तो हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो आप लोगों में से बहुतों ने एक्स ग्रुप के या इनके एग्जाम दिए या नहीं दिए। एक्स ग्रुप हो गया, एनडीए हो गया, एफ कैट हो गया। नो सर, नहीं दिया। किसी ने पेपर नहीं दिया किसी का। नो सर। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं दिया कोई बात नहीं। देखो तो देखो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो डायरेक्ट हम पहले चलते हैं टेबल पे। ये एक टेबल होती है, देखो ये विजिबल है सबको टेबल। यस सर। सबको विजिबल है टेबल। ओके, देखो यस सर। देखो हमें ये पता होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, 1 to 26 होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं, हमको पता है। ये तो पता है ना, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता हो, सर मालूम है। है ना। तो देखो 1 से 20, ये 1 से 26 तक होता है। तो अब देखो हमने क्या किया, इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया 1 to 13 और सेकंड पार्ट हो गया हमारा 14 to 26। देखो इनको दो पार्ट में डिवाइड करने का भी एक फंक्शन है, एक रीजन है कि क्यों डिवाइड किया है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस के अंदर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स नंबर का, रिवर्स नंबर और रिवर्स लेटर, कि व्हाट इज द रिवर्स ऑफ अल्फाबेट बी, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ अल्फाबेट डी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखो हमने टेबल को 1 से लेकर के 13 और 14 से लेकर के 26 तक इसको सेपरेट कर दिया दो पार्ट्स में। हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। फर्स्ट सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया, आप अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको सीरियल नंबर बोल सकते हैं। सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए, सेकंड हमें पता होना चाहिए रिवर्स नंबर या रिवर्स लेटर, ये रिवर्स अल्फाबेट ले लो चलो। देखो रिवर्स अल्फाबेट का हमें कैसे पता लगता है वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना है प्लेस वैल्यू का। तो देखो आप प्लेस वैल्यू चाहे जैसे याद कर सकते हो। देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, डी कौन से नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, तो वो कहते हैं 4 नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। जे कौन से नंबर पे आता है,
ठीक है 10 नंबर पे आता है, एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ये सब हमें याद होने चाहिए, लेकिन हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, हम कैसे याद करते हैं, ऐसे उंगलियों पे ABCDEFGH ऐसे नंबर याद करते हैं। देखो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये टेबल वहां बना के भी याद कर सकते हो, बट उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मान लो जैसे हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या फिर हम कोई प्लेसमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है ना, बहुत ही छोटे टाइम के अंदर हमें काफी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, लाइक रिमेंबर आप मानो कि 20 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 20 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मान लो एक कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप पहले ये टेबल बनाओगे, वन से ले ए से लेकर के जेड तक की, उसके बाद उनके ऊपर नंबर लिखोगे, क्योंकि ये नंबर बहुत जरूरी होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको उनसे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो ये आप अगर वहां बैठ करके टेबल बनाने लगोगे तो कितना टाइम खराब हो जाएगा, आप कम से कम 1 या 2 मिनट खराब कर दोगे इसको लिखने में। तो जहां हमें क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करना था, आपने 2-2 3-3 मिनट खराब कर दी केवल टेबल बनाने में। क्वेश्चन तो अब सॉल्व होगा इसके बाद में, ठीक है, और उसके बाद में भी गारंटी नहीं है कि आप जो है उसकी डिकोडिंग पहचान पाओ जल्दी से। तो इस वजह से हमें क्या होता है, पता हमें सब कुछ होता है, बस हमें ये ट्रिक ध्यान रखनी है ताकि हमारा जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए और हमारा टाइम बहुत कम रिड्यूस हो, सबसे कम टाइम रिड्यूस हो, बस हमें ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद कर ली। आप प्लेस वैल्यू याद करने के लिए भी क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स अपना सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली मुझे प्लेस वैल्यूज याद है तो नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो हर एक प्लेस वैल्यू के लिए कुछ ट्रिक अपना सकते हो। अपने खुद के फंडे भी आप लोग यूज कर सकते हो। खुद के फंडे का मतलब जैसे आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके साथ वो लिंक जोड़ सकते हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे के का ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ के। जैसे के लिए क्या, मान लो सभी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, तो हमने के लिए क्या हो गया, के का नंबर याद रखना है अपने को 11, तो के लिए हमने कोड ले लिया कि हम क्रिकेट देखते हैं आईपीएल में, तो किंग्स 11। ओके, किंग्स 11 एक टीम थी, किंग्स 11 के हिसाब से हमें कोड याद हो गया। ओके, उसके बाद में देखो चलो वापस क्रिकेट के हिसाब से आते हैं, तो फिर क्रिकेट के लिए कोई कोड है हमारे पास में। ठीक है, कि हमें T20 भी पसंद है, तो टी का 20 से हो गया। ठीक है, देखो हम बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, आई नो। ठीक है, आई नो हो जाएगा। उधर फिर अलग से देखो तो देखो आई नो या आई नो, उसके बाद में देखो वी के लिए क्या हो जाएगा, वी के लिए विक्ट्री साइन होता है, विक्ट्री साइन 2 2। ठीक है, मतलब कैसे भी कोई भी फंडा, ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब फुद्दू से फुद्दू फंडा भी यूज कर सकते हो, बस उससे आपको याद होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं यही कन्वेंशनल मेथड है कि यही फंडा याद रखना है, कोई भी फंडा कैसा भी हो सकता है जो आपको याद रहे। जैसे मान लो अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड से होता, तो एन बोले तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो एन से 14 याद हो गया। ऑरेंज 15 हो गया, प्रिंस 16 हो गया, प्रिंस यानी राजकुमार 16, क्वीन जो है वो 17 ईयर्स की। तो ऐसे मतलब आप कितने भी फंडे क्रिएट कर सकते हो अपने, बस हमारा मेन मोटो ये है कि हमें प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए। अगर हमें प्लेस वैल्यू याद हो रही है मतलब हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई समझने में कि मैं प्लेस वैल्यू की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो प्लेस वैल्यू है ना, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी हेल्प करेगी, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम कि ये कैसे हेल्प करती है। आपने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है कहीं? आप लोगों ने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग कहीं पढ़ी है? नो सर। तो मतलब बीबीए के लिए आपने एग्जाम दिया था, उसमें नहीं आया था क्या ये वाला कुछ, ऐसा कुछ आपने मतलब 12th के बाद कोई एग्जाम नहीं दिया ऐसा जिसमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट हो? नो सर। 12th के बाद नहीं? नो सर। नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग सारे के सारे कॉमर्स स्ट्रीम से है ना? यस सर। ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो प्लेस वैल्यू आपको याद करना है, आपको चाहे जैसे मन हो आप वैसे याद करो। आप इस टेबल को याद कर सकते हो, आप टेबल को याद करो। आपको फंडा लगा के याद करना है, आप फंडा लगा के याद करो।
बस जब भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिखे, जैसे क्वेश्चन देखो कैसा आता है, जैसे मान लो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बता दूं। क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है जैसे A C B J, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसको चेंज कर रहा है, मान लो D, इसको चेंज कर रहा है मान लो F, इसको चेंज कर रहा है मान लो G, इसको चेंज कर रहा है N से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, अल्फाबेट कैसे चेंज हो रहे हैं, ये वाला इसमें कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला इसमें कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला इसमें कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे याद कर सकते हो, या तो आप अल्फाबेट बोल के याद करो या फिर ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू मतलब 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। अब देखो ए वाला कितने पे चेंज हो रहा है, 4 पे चेंज हो रहा है। सी वाला कितने पे चेंज हो रहा है, 6 पे चेंज हो रहा है। 2 वाला कितने पे चेंज हो रहा है, 5 पे चेंज हो रहा है, सॉरी सॉरी 7 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जे वाला कितने पे चेंज हो रहा है, तो वो 14 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इतने पे चेंज हो रहा है। अब इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है ना कि ये +4 जा रहा है, ठीक है, ये वाला +4 जा रहा है, ये वाला जो है +5 जा रहा है, ये वाली जो चीज होती है ना इसको बोलते हैं डिकोड करना। ये वाला 3 जा रहा है, ये वाला भी 3 जा रहा है, तो ये होती है डिकोड करना। तो इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई में भी चीजें चलती है, डिवीजन में भी चीजें चलती है, एडिशन में भी चलती है। तो ए के अंदर सी तो आप जोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू के तो अंदर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हो ना। इस वजह से हमें प्लेस वैल्यू की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस वजह से हमें प्लेस वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया। क्योंकि देखो हमने हर जगह पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे 26 तक होते हैं, जस्ट 26 तक होते हैं। हमने कहीं भी 27 और 28 नहीं पढ़ा। 27 और 28 आ जाएं तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वालों ने क्या किया, उन्होंने ये एक रूल निकाला जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर रूल। रिवर्स ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर रूल, इसका मतलब जो आपकी ए से लेकर जेड तक की जो साइकिल है वो हमेशा रिवर्सिबल होती है, यानी वो साइकिल हमेशा चलती रहती है। जेड के बाद में वापस साइकिल ए से स्टार्ट हो जाती है, ए के बाद, ठीक है, ए के बाद में बी से चलता है, लेकिन जेड के बाद जो साइकिल है वो क्या होती है, हमेशा ए से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रूल। तो रिवर्स रूल क्या होता है, देखो सुनो। इफ द सम ऑफ टू if the sum of the place values of two alphabets is equals to 27, if the place values of two alphabets is equals to 27, it means both the alphabets are opposite to each other। यानी कि जैसे मान लो हम बी की बात करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बी के अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, बी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। तो देखो सबसे पहले बी की प्लेस वैल्यू कितनी पता लग गई हमें, 2। बी की प्लेस वैल्यू हमें 2 पता लग गई। तो अगर दो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का सम 27 आ रहा है, दो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 आ रहा है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखो हमें प्लेस वैल्यू से कैसे फायदा मिलेगा। मान लो आपको बी की प्लेस वैल्यू तो पता लग गई कि बी की प्लेस वैल्यू तो है 2, लेकिन अब अपोजिट बताना है। तो अपोजिट कैसे बता सकते थे कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी प्लेस वैल्यू को 2 से जोड़ने पर 27 आता हो। तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, सर वाई। 25। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। उसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब 25 प्लेस वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, 25 प्लेस वैल्यू नंबर वाला क्या है, y। तो यहाँ पर क्या आ गया, y। तो b के अपोजिट क्या हो जाएगा, y। अब देखो हमारे टेबल बनाने का मेन मकसद ये है, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू देखो। जैसे a का प्लेस वैल्यू कितना है 1, और z का प्लेस वैल्यू कितना लिया हमने 26, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 27, ठीक है। ऐसे ही b का लिया, देखो b Hello, की, हेलो, sir. Please tell again one time. I don't understand. कौन सा, ये वाला अपोजिट वाला। Yes, sir. ओके देखो अपोजिट वाला ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दिया है कि ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप ये No, टेबल sir. लर्न कर लो। This reverse. Sorry. ये रिवर्स वाला, ये क्या ई का अपोजिट भी होता Yes, है ये, sir.
हाँ तो यही तो बता रहा हूँ। नहीं, नो सर, नो नो नो, जेड, जेड के बाद ए। जेड के बाद ए ही आता है। देखो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, 26 लेटर्स हैं टोटल। 26 के बाद में कोई लेटर जनरेट हुआ नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, उसको रिवर्स ऑर्डर बनाया कि जेड के बाद जो है ना हमेशा ए से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट में। यानी आप अगर ए से जेड चले गए ना, बस ए से जेड ही जा सकते हो, जेड के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद साइकिल वापस ए से स्टार्ट हो जाती है। जेड के अलावा और कोई वर्ड है क्या आपके पास में? जेड के अलावा और कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए साइकिल हमेशा ए से ही स्टार्ट होती है। ए टू जेड जाती है, फिर ए टू जेड जाती है, फिर ए टू जेड जाती है। इसलिए हम कभी भी 27वां या 28वां या 29वां इनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो वापस ए हो जाता है। जैसे जेड के बाद कोई पूछे 28वां क्या होगा, तो जेड के बाद ए हो जाएगा 27वां, क्योंकि +1, फिर बी, और फिर सी। तो ये क्या हो जाएगा, 28वां कौन सा हो जाएगा, सॉरी 28वां कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28वें की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब 27 28 कोई नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता इंग्लिश अल्फाबेट्स का, केवल 26 तक होते हैं। उसके बाद में 27 28 क्यों नहीं होते हैं, वो इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि साइकिल रिवर्सिबल हो जाती है, तो ए से ही काउंट करना पड़ता है वापस। अब क्लियर है? यस सर। देखो इतना कंफ्यूज मत हो, हमें काम की चीज क्या याद रखनी है, आप वो याद रखो। ठीक है, बेसिक्स, हमें साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना है इसके अंदर। देखो हमारे हमारे काम की चीज क्या है जो एग्जाम में आने वाली है, वो हमारे काम की चीज है बेसिकली ये टेबल। ठीक है, इस टेबल को याद करो। टेबल को याद करने के मतलब फायदे हैं, दो फायदे। पहला तो आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, हर किसी की प्लेस वैल्यू आपको पता लग गई, ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है, के का नंबर क्या है। ठीक है, ये पता लग गया। दूसरा, ये जो बीच में एरो लगा रखे हैं ना, इसका मतलब ये ऊपर वाला जितने भी टर्म है सारी की सारी, जो भी टर्म है ऊपर वाली सारी की सारी, ये ऊपर वाली टर्म के अपोजिट लेटर्स कौन कौन से हैं, ये नीचे वाली टर्म। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। क्यों हो जाएगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि दोनों की प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 आ जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बी के लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू कितनी, 2, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी, 25, तो सम करेंगे तो कितना हो गया, 27, यानी बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे ही सी और एक्स हो गया, डी और वाई हो गया, ई और बी हो गया, एफ और यू हो गया, जी टी हो गया, और आगे अप टू सॉन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात क्लियर नहीं हो तो बताओ। केवल हमें दो चीज याद रखनी है, फर्स्ट हमें प्लेस वैल्यू याद रखनी है हर किसी की, और सेकंड हमें अपोजिट लेटर्स याद रखने हैं कि कौन किसके अपोजिट में है। केवल हमें ये याद रखना है। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आई के अपोजिट क्या होगा। आर। ठीक है, आर। ठीक है, डी के अपोजिट क्या होगा, डब्लू। सर डब्ल्यू। डब्लू। तो देखो अगर मान लो ये टेबल आपको याद भी नहीं रहती है तो भी आप निकाल सकते हो। डी का नंबर आपको पता है 4, तो अब 4 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाए, 23। 23वां नंबर कौन सा है, डब्लू है 23वां नंबर, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब देखो ये जो ए से लेकर जेड, बी से लेकर वाई, सी से लेकर एक्स है ना, ये इनको याद करने के लिए भी कोड होते हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए भी अपन फंडे बना सकते हैं। जैसे मान लो अपन, अपने को रिवर्स लेटर याद करना है, तो रिवर्स लेटर क्या हो गया, ए जेड हो गया, बी वाई हो गया, सी एक्स हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बी वाई हो गया, सी एक्स हो गया, डी डब्ल्यू हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखो इनके लिए भी ट्रिक बना सकते हैं। कैसे, जैसे ए टू जेड हो गया, बी वाई को हम बोल सकते हैं बॉय, सी एक्स को हम बोल सकते हैं क्रैक्स, डी डब्ल्यू को बोल सकते हैं हम माउंटेन ड्यू पीते हैं तो ड्यू, ईवी को बोल सकते हैं हम ईवीएस कोई सब्जेक्ट, एफ यू को क्या बोल सकते हो, एफ यू को बोलेंगे फन। ठीक है, जीटी को क्या बोल सकते हैं हम, गेम खेलते थे तो उसमें आता था जीटी वाई सी टी, तो जीटी। एच एस बोले तो हिस्ट्री हो सकता है, हाई सेकेंडरी हो सकता है, हाई स्कूल हो सकता है। आई आर के लिए कोड क्या हो सकता है, इंडियन रेलवेज हो सकता है। जे क्यू के लिए कोड जंगल क्वीन हो सकता है। केपी के लिए कोड क्या हो सकता है, केपी के लिए कोड क्या हो सकता है, केपी के लिए बना सकते हैं, जैसे मान लो किंग्स इलेवन पंजाब बना दिया हमने। ठीक है, या पीके मूवी हो गई, पीके बोल सकते हो आप। एलओ के लिए एल ओ एल हो जाता है, एम एन के लिए मून हो सकता है, माउंटेन हो सकता है। मतलब जैसा भी कोड आप चाहो ना वैसा कोड आप बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही हो, आप अपने हिसाब से भी खुद का कोड जनरेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, हमें बेसिकली फंडा ये होता है कि हमें बस ये टेबल याद होना है, और टेबल के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक और कोई प्रॉब्लम? No, sir.